गुड मॉर्निंग क्लास। आज चैप्टर 10 में हम आगे का पढ़ेंगे। इसके अंदर अगला क्वेश्चन है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, पास्कल का नियम हमने पढ़ा था। पास्कल के नियम में हमने क्या किया था कि यदि गुरुत्व की उपेक्षा की जाए तो प्रत्येक तरल वो जिस भी बर्तन में भरा हो, जिस भी जगह पे होता है, तो तरल के अंदर प्रत्येक बिंदु पे दाब क्या होता है, एक समान होता है। यानी कि दाब यहाँ पे हो या कोई दाब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर नापे तो दोनों जगह तरल अगर संतुलन की अवस्था में, यानी उस पे गुरुत्व का प्रभाव ना पड़ रहा हो, यानी नीचे से उसको अगर गुरुत्वाकर्षण ना खींचे, तो तरल के प्रत्येक बिंदु पे दाब क्या होता है, समान होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी तरल पे हम किसका प्रभाव मानेंगे, अगर गुरुत्व का प्रभाव मानते हैं तो हमें पता है कि जो द्रव बिल्कुल कहाँ होगा, तली में होगा। यहाँ पे गुरुत्व क्या होगा, कम लगेगा, और जो सबसे ऊपर होगा, जैसे जैसे द्रव की हाइट बढ़ती जाएगी उसको पृथ्वी और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से क्या करेगी, खींचेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कम होगा। तो जब गुरुत्वाकर्षण की बात कर लेंगे तो द्रव में जो दाब होता है वो किस प्रकार लगता है, उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाएंगे या फिर तरल दाब पर गुरुत्व के प्रभाव को समझाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक बर्तन है, बर्तन के अंदर क्या भरा है, कोई द्रव भरा है। ठीक है, अब द्रव भरा है तो द्रव का अंदर क्या होता है, द्रव हल्का भी होता है, भारी भी होता है। जल ले या फिर कोई तरल ले ले, तो तरल का क्या होता है, गुरुत्व होगा, यानी कि तरल का क्या मान लेते हैं, घनत्व। माना कि तरल किसी बर्तन में कोई तरल भरा है जिसका घनत्व क्या है, रो है, और उसके अंदर दो xy बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, इसको नाम देते हैं x और एक y। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गई हमारी, स्मॉल h, और दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं, और दोनों बिंदुओं का अक्ष क्या हो गया हमारा, x y। ठीक है, ये से केवल कल्पना है। माना एक बर्तन के अंदर जो द्रव भरा है उसका घनत्व क्या मान लिया हमने, रो, और द्रव के अंदर दो बिंदु है x और y, जिनके बीच की दूरी क्या h है, और दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, तब ये जो देखो यहाँ पे ये फलक और ये फलक, तो दोनों प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या हो गया, कैपिटल A, फलक का एरिया। ठीक है, अब हमें पता है कि जब द्रव ऊपर से अगर लगाएगा, यानी कि जब ये अगर द्रव के अंदर है तो ऊपर से क्या होगा, द्रव बल लगाएगा, है ना। ये जो तरल है ये यहाँ पे क्या लगाएगा, ऊपर के से नीचे की ओर एक बल लगाएगा, और यहाँ का जो द्रव है वो नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगाएगा। एक बल ऊपर से नीचे लग रहा है, एक नीचे से ऊपर लग रहा है, किस पे लग रहा है, फलक पे। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण जी है वो भी क्या करेगा, ऊपर से नीचे की ओर इस बेलन को खींचेगा, यानी वो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या लगेगा, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे कितने बल लग रहे हैं हमारे पास, दो, F1 और गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या है, F2। तो ऊपर से नीचे कोई भी वस्तु जितना भारी होती है उसका बल उतना ही क्या होता है, मजबूत होता है या लगता है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, बेलन का भाग। ठीक है, जो मीटर बताया वो तो आ ही जाएगा आपको। अतः काल्पनिक बेलन का भाग बेलन का भार बराबर क्या होता है, बेलन का भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण को लिख देता हूं मैं स्मॉल g। अब आयतन, तो बेलन की जगह बेलन का आयतन आ जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, क्या लग जाएगा यहाँ पे, पाई स्क्वायर h। ठीक है, तो पाई स्क्वायर h ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या लेने की बजाय इसका आयतन ले लेते हैं। आयतन में क्या आ जाएगा, एक तो ऊंचाई इंटू क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं। तो आयतन क्या ले लेते हैं अपन, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आयतन और घनत्व, तो द्रव का घनत्व क्या आ जाएगा, रो, और गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया, g। समीकरण 1। अब ये हमारे पास आ गया बेलन का भार, यानी कि इतना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जिससे वो नीचे आएगी। अब द्रव ऊपर से नीचे की ओर बल लगा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर बल लगा रहा है। तो जब द्रव बल लगाता है तो कहाँ पे लगाएगा, इस फलक पे, यानी फलक x के ऊपर लगने वाला तरल द्वारा लगने वाला बल, फलक x पर
तरल द्वारा लगने वाला बल हो जाएगा F1 बराबर P1A, और इसी प्रकार y फलक पर लगने वाला बल, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे लिए F2 बराबर क्या हो जाएगा P2A, ठीक है। अब जब द्रव संतुलन की अवस्था में होगा, संतुलन यानी कि स्थिति रुकी हुई है, उस स्थिति में ये दोनों बल और ये बल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अतः संतुलन की अवस्था में तो बेलन का भार यानी क्या आ जाएगा इसका वेट, तो कैसे दर्शा देंगे W से, तो W बराबर प्लस F1 बराबर क्या हो जाएगा F2। ये दोनों बल कहां से लग रहे हैं हमारे ऊपर, एक तो बेलन का काल्पनिक भार प्लस F1 बल बराबर F2 बल। W की वैल्यू रख देते हैं तो AH रो G प्लस F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी P1A बराबर में क्या हो गया P2A। तो दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ दो स्थितियां, पहली स्थिति पास्कल के नियम वाली, यहाँ पे हम गुरुत्वाकर्षण को मान रहे हैं, अगर गुरुत्वाकर्षण को ना माने, मतलब इस पे बेलन पे अगर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा हो तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर G बराबर हम 0 रख देते हैं तो क्या मिलेगा P1A बराबर P2A, A से A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा P1 बराबर P2, ठीक है। P1 बराबर P2 मतलब कि दोनों बिंदुओं पे दाब क्या है समान है, कब, जब गुरुत्वाकर्षण क्या रख देंगे 0। और दूसरी कंडीशन, अगर हम G को 0 ना माने, मतलब अगर अपन ये ऊंचाई को हटा दें, मतलब इस बिंदु ऊंचाई 0 रखें, मतलब ये बिंदु कहां है, यही स्थित होगा, 0 हो गई। अगर हाइट दोनों बिंदु की 0 है तब भी क्या होगा, ये वैल्यू 0, मतलब P1 बराबर क्या है P2, मतलब जो दाब यहाँ है वही दाब यहाँ भी होगा। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका क्वेश्चन, गुरुत्व तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। अगला क्वेश्चन स्टोक का नियम। स्टोक का नियम, स्टोक का नियम होता है बराबर 6 पाई ईटा आर स्टोक का नियम, स्टोक एक वैज्ञानिक था, उसने एक नियम दिया था, अगर अनंत विस्तार मतलब बहुत लंबी एक ट्यूब हो जिसके अंदर कोई द्रव भरा है यानी कि कोई तरल भरा है, जो कैसा तरल है श्यान द्रव, मतलब कि गाढ़ा है और चिकना है, श्यान द्रव भरा है, ठीक है। इसके अंदर अगर एक लोहे का छर्रा मतलब कि बिल्कुल ठोस छर्रा जब अंदर डालते हैं तो वो जैसे जैसे नीचे जाता है उसकी स्पीड क्या होती है बढ़ती है, यानी वेग बढ़ेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसका वेग क्या हो जाएगा स्थिर हो जाएगा, तो उस वेग को बोलते हैं क्रांतिक वेग, जिससे वो नीचे की ओर गिरता है, ठीक है, या सीमांत वेग बोलते हैं। अब जब वो नीचे गिरता है तो ये क्या हो गया हमारे लिए ठोस वस्तु, तो इसका घनत्व होता है, ठीक है, और एक जो द्रव है इसका भी अंदर क्या होगा घनत्व होगा, ठीक है, द्रव का घनत्व होगा और तरल का घनत्व होगा, ठीक है। अब ये जो वस्तु यानी कि ये जो छर्रा हम डाल रहे हैं इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो जब कोई पूर्णतः चिकनी गोली ठोस वस्तु को किसी अनंत विस्तार वाले ट्यूब में या अनंत विस्तार वाले इस नली में डाला जाता है तो जो तरल है ये इस गोली को नीचे जाने से रोकेगा, मतलब नीचे से ऊपर क्या लगाएगा, जो बल लगाएगा उस बल को बोलते हैं श्यान बल, यानी तरल के द्वारा लगने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। अब ये जो श्यान बल होता है ये इस गोली वस्तु की त्रिज्या r की क्या होता है समानुपाती होता है, ठीक है, और द्रव के श्यानता गुणांक ईटा के भी क्या होता है समानुपाती होता है, और जो
वस्तु गिर रही है, इसके वेग के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तीनों को समानुपाती देखते हैं तो क्या हो जाता है, ईटा आर बी। समानुपाती हटाते हैं तो क्या निकलता है, एक नियतांक 6 पाई ईटा आर बी। ठीक है, इस नियम को क्या बोलते हैं, स्टोक का नियम। नेक्स्ट, ससंजक बल और असंजक बल। दो डेफिनेशन है। ससंजक बल क्या होता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही पदार्थ के अणु में और इसमें दो विभिन्न पदार्थ हैं। ठीक है, एक ही पदार्थ, देखो ये चौक है, चौक क्या है, बहुत सारे बारीक कणों से मिलकर बना है, तो दो कण आपस में चिपके तो दोनों ही क्या है, ठीक है, दोनों ही क्या है, चौक के कण है, मतलब पाउडर की। ठीक है, तो उन दोनों कणों के बीच में जो बल लगेगा वो क्या है, दोनों एक सेम पदार्थ है, तो क्या हो गया, ससंजक बल। लेकिन जब चौक से अपन बोर्ड पे लिखते हैं तो चौक अलग पदार्थ है, बोर्ड अलग है, लकड़ी का बना है, तो इन दोनों के बीच में ये दोनों आपस में चिपक गए, चौक चिपका इसके ऊपर, तो दोनों के बीच में लगने वाला बल कौन सा हो गया, असंजक बल। ठीक है, तो असंजक बल के कारण ही कांच जो पानी होता है वो किसी फर्श पे, कांच पे, कपड़े पे चिपकता है, तो कौन सा बल लगेगा, पानी अलग अणु है, पदार्थ है, और कपड़ा या फिर दूसरा मटेरियल अलग चीज होता है, तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, असंजक बल। तो एक ही पदार्थ के बीच में लगने वाला बल कौन सा होता है, ससंजक बल होता है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या है, पृष्ठ तनाव द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ। देखो, पृष्ठ तनाव जो द्रव होता है वो हमेशा कम से कम एरिया ग्रहण करने की क्या करता है, शक्ति। अगर हम कहीं पानी डोल देते हैं या फिर किसी कांच के ऊपर कुछ पानी की बूंदे टपकाते हैं तो पानी वहां पे फैलता हुआ नजर नहीं आएगा, है ना। पानी छोटे छोटे क्या बना लेता है, गोले बना लेता है, कहीं पे भी आप पानी डालोगे अपने आप को सिकोड़ लेता है। तो द्रव में हमेशा द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है, यानी जो ऊपर का सरफेस होता है, वो कम से कम एरिया में अपने आप को सिमटने की कोशिश करता है, चारों तरफ से अपने आप को सिमटता है तो गोल बन जाता है। इसलिए द्रव की बूंदे क्या होती है, चपटी और गोल होती है ना। चपटी इसलिए होती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे से खींच लेता है तो ऊपर से बैठ जाती है, और आसपास से पूरा गोल इसलिए होती है क्योंकि उसका द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव क्या होता है, तनाव की स्थिति में रहता है और कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की इसमें प्रवृत्ति होती है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है यानी टेंशन T = F/L। ठीक है, यदि किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर एक सिरे से दूसरी ओर लाइन खींची जाए तो ये जो लंबी लाइन होती है ये क्या करती है, बाहर की ओर एक बल लगाती है, तो ये होता है इसका बल, और ये यहाँ से यहाँ तक की होती है इसकी लंबाई। F/L क्या होता है, द्रव का पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण। पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग, पहला, पानी की छोटी बूंदे गोल व बड़ी बूंदे क्या होती है, चपटी होती है। ठीक है, आंसर है इसका, पानी की बूंद पर दो बल कार्य करते हैं, एक तो कौन सा होता है, पृष्ठ तनाव का बल काम करता है, और दूसरा बूंदों का भार, यानी कि जो बड़ी बूंद होती है पृथ्वी उसको नीचे से खींचती है तो क्या हो जाती है, चपटी। तो गुरुत्वीय बल का मान नगण्य होता है, अतः पृष्ठ तनाव के कारण बूंदे छोटी और गोलाकार होती है। यदि बड़ी बूंद होती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसमें से वो बीच में से चपटी हो जाती है, तो दो बल के कारण क्या हो जाती है, बूंदे गोल न होकर चपटी होती है। नंबर 2, घाव धोने के लिए डिटॉल या स्प्रेट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो पानी में डिटॉल डालने पर उसका पृष्ठ तनाव, देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा है तो वो झाग आसानी से नहीं देगा, यानी कि वो किसी चीज में घुलने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। लेकिन जब अपन उसका क्या करते हैं, पृष्ठ तनाव घटा देते हैं तो आसानी से हर जगह फैल जाता है। इसलिए अपन जब ब्रश करते हैं तो अंदर झाग इसलिए होता है क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। जब पानी का पृष्ठ तनाव कम होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा जगह में क्या होगा, फैलेगा और उसको साफ करेगा। पानी में डेटॉल डालने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः वह घाव की छोटी छोटी दरारों में भी पहुंचकर क्या करता है, सफाई करता है। छोटे छोटे गड्ढों में मच्छर मारने के लिए मिट्टी का तेल डालते हैं, तो पानी, देखो मच्छर जो होते हैं पानी की सतह पे अंडे देते हैं, अगर उसका पृष्ठ तनाव अधिक है तो पानी क्या करता है, अंडों का भार झेलता है, अगर पृष्ठ तनाव हट जाएगा तो पानी नीचे से हट जाएगा।
मच्छर पानी की सतह पर अंडे देते हैं क्योंकि पानी का प्रस्तनाव अंडों के भार को क्या करता है, संतुलित करता है। पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने से पानी का प्रस्तनाव कम हो जाता है, जिससे अंडे पानी में क्या होते हैं, डूब जाते हैं और मच्छर की संख्या बढ़ने से रुक जाती है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल थे। 2-3 क्वेश्चन और हैं, क्या होगा, चैप्टर खत्म।